एवरीवन, आज इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। दिस वाज मोस्ट रिक्वेस्टेड वन और ये टॉपिक हमेशा हॉट लाइन पे ही रहा है क्योंकि इंतहाई कॉमन मसला है और बहुत ही ज़्यादा लोग इससे अफेक्ट होते हैं, बिलखसूस मेरी प्यारी बहनें, मेरी बहुत प्यारी प्यारी बच्चियाँ और वो बहुत सारे लोग। ज़रूरी नहीं है कि ये एज स्पेसिफ़िक हो, बट ये चीज़ है कि ये आपको बॉदर करता है, कॉन्फिडेंस शेक होता है, प्लस बंदा इरिटेटेड होता है। आपकी ग्रूमिंग में इसका बहुत इम्पोर्टेंट किरदार होता है कि वो ऑब्वियसली बंदा शेकी फ़ील करता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। और इसका कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसका कोई इलाज ना हो। आज मैं इस वीडियो में आपसे ना सिर्फ इसका मैनेजमेंट ट्रीटमेंट शेयर करूँगी, बल्कि एक ऐसी टिप भी शेयर करूँगी जो विद इन 2 मंथ्स आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स देगी इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कटिंग इट शॉर्ट। आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि मैं अपनी तरफ से प्रॉपरली कवर करूँगी कि आपको इसका मेडिकली एक्सपेक्ट भी समझ आए और जितनी मेडिकेशंस हम लोग यूज़ करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, वो आप विदाउट गोइंग टू द क्लिनिक्स आप ऑप्ट कर सको और उसे अप्लाई करना स्टार्ट करो। अच्छा जी, हिर्शुटिज़म। जो हिर्शुटिज़म बेसिकली जो चेहरे के बाल होते हैं ना, वो हम कैटेगराइज हमेशा इस तरह करते हैं कि जिसके मोटा, काला और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाल हो स्पेसिफिक एरियाज़ ऑफ आपकी बॉडी, बिलखसूस फेस पे। ठीक है, ये काफ़ी लड़कियों को चेस्ट पे, बैक पे, लोअर एब्डोमेन में, लोअर लेग्स में, अपर आर्म्स में भी हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ना एक वर्ड होता है, जितनी मेरी मेडिकल वाले अफराद हैं जो देख रहे हैं, बच्चे हैं, बहनें हैं, जिनका ताल्लुक़ मेडिकल फ़ील्ड से है और जिनका नहीं भी है, वो भी मेरी ये बात को उतना मैं आसानी से बता रही हूँ कि आप लोगों को समझने में बड़ी आसानी होगी और रीज़न समझ आएंगे। ठीक है, वो लफ्ज़ है विरलाइजेशन। ये एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जो कि हिर्शुटिज़म का ना एक सिम्टम है। ठीक है, इसके अंदर ना आप सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेल वाले होते हैं ना, यानी कि जिसमें एक हार्मोन होता है जिसको हम एंड्रोजन्स कहते हैं, उनका लेवल आपके अंदर हाई हो जाता है। अब एंड्रोजन्स ऐसे ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन्स हैं जो कि लोगों को प्यूबर्टी या मैच्योर फिजिकली मैच्योरेंस में हेल्प करता है। ठीक है, अब फिजिकली मैच्योर होने में हमारे यानी कि बलूगत के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनमें एक बाल आना भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब मर्दों में ये हार्मोन ज़्यादा होता है, ठीक है, कंपेरेटिव टू द फीमेल्स। अब अगर फीमेल्स में इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो फिर मेल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी लड़कियों में चेहरे के बाल ज़्यादा होने के अलावा उनकी डीप वॉइस होना, यानी वैसे ही भारी जैसे मर्दाना होती है। ठीक है, या उनका मस्कुलेचर्स यानी उनके मसल्स इस तरह डेवलप होना जैसे मर्दों के होते हैं, मसल मास इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, या चेहरे पे दाने साथ होना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो गायनोकोलॉजिकल चीज़ों में चली जाती हैं, तो मैं इसको स्किन तक ही महदूद रखती हूँ, इसलिए वही कैरेक्टर्स आपको बता रही हूँ। ठीक हो क्या? अब हम लोग इसको जब बीइंग अ डॉक्टर देखते हैं ना, तो हम सिर्फ चेहरे के बाल नहीं देखते कि बाल देखे और दवाई बताए। हम बालों के साथ बाकी चीज़ों को भी, बाकी सिम्टम्स भी देखते हैं और फिर उसकी कॉजेज़ को सेटिस्फाई करते हैं, लिस्ट आउट करते हैं और अकॉर्डिंगली दैट फिर मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया? अब बहुत सारी दफ़ा में तो कॉजेज़ अननोन होते हैं, पता ही नहीं होता ना, खुद ब खुद आ जाते हैं, जेनेटिकल हो गया कभी। ठीक है, कि अगर आप जीन्स में चल रहे हैं, कभी तो अनजेनेटिक भी नहीं होता ऑनेस्टली, कि माँ बहन भाइयों में, दादा दादियों में भी नहीं होते, लेकिन एक बेचारी बच्ची जो है उससे सफ़र कर रही है। कभी कभार जो कॉजेज़ होते हैं वो आपने बहुत इंपॉर्टेंटली सुनने हैं, क्योंकि ये जो है ना, बहुत सारी लड़कियां हमेशा समझती हैं हमें ना पीसीओस है। लाजमी होता है जिनको पीसीओस हों उनमें ज़रूर हिर्शुटिज़म होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है जिसको हिर्शुटिज़म हो उनको जो है वो पीसीओस होगा। ठीक है, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन भी है। तो काफ़ी बच्चियों के चेहरे पे बाल आना शुरू होते हैं ना, तो वो या वेट गेन शुरू हो गया, एक्ने शुरू हुई, तो वो बेचारी समझ जाती है हाँ हमें तो पीसीओस है। रूल आउट ज़रूर करवाएं, ज़रूर। इसमें ऐसे ये पीसीओस ऐसी ही कंडीशन है ना जिसमें आपके एंड्रोजन्स जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। और इसमें अगर आपका वेट गेन, एक्ने प्लस फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ या मेंस्ट्रुएशन जो है वो अब नॉर्मल हो गई है, फिर तो हम पीसीओएस की तरफ 100% जाते हैं स्कैन्स वगैरह के बाद। ठीक हो गया? एक इसका हिर्शुटिज़म का रीज़न आ जाता है ऐसी ख़वातीन जिनमें ना एंड्रोजन लेवल्स जो हैं वो इस तरह हाई होते हैं कि उनका जो फॉलिकल होता है ना, हेयर फॉलिकल, वो इसी लेवल या एंड्रोजन जो हार्मोन होता है उसका सेंसिटिव हो जाता है। यानी कि मैंने अभी आपको बताया मेल और फीमेल में एंड्रोजन्स तो होंगे होंगे, ठीक है, बस मेल में ज़्यादा होते हैं, फीमेल में कम होते हैं, क्योंकि वो मर्दाना वाला हार्मोन है ना। अब वो फीमेल में ज़्यादा आ जाएगा तो उसमें वो करेक्टर ज़्यादा आ जाएंगे। ठीक है, अब कुछ फीमेल्स के ना जो हेयर फॉलिकल होता है वो इतना सेंसिटिव होता है कि वो
अमाउंट ऑफ एंड्रोजन जैसे ही थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट करती है ना, तो वो उसको सेंसिटाइज करता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। तो ये हमें रूल आउट करना पड़ता है, अच्छा भाई कहीं इसके लेवल्स तो ज़्यादा नहीं हो रहे। फिर कुछ ख़वातीन में ये होता है कशिंग सिंड्रोम एक हो जाता है, यानी आपकी बॉडी जो होती है ना वो कॉर्टिसोल एक हार्मोन है इतना बनाना शुरू कर देती है जो आपकी इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम यानी हेयर नेल स्किन वाले सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं, यानी कि उसको अफेक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब वो हम कैसे रूल आउट करते हैं आप लोगों को, इसलिए मैं सिर्फ बालों की ज्यादती के साथ साथ बाकी सिम्टम बता रही हूँ कि घर बैठे आपको खुद भी आइडिया हो जाए, हाँ यार मेरे साथ इसके साथ ये 5 चीजें होती हैं, तो क्या इस चीज का इशारा इस रीजन की तरफ तो नहीं जा रहा। ठीक है, तो मैंने बताया है कि जो डॉक्टर हैं या नहीं है, तो घर बैठे आप लोग अपना इतना कर सको कि आपको पता हो मैंने किस इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाना है और डॉक्टर को मैंने क्या लाइन दिखानी है। पैसे ज़ाया मत करो, ठीक है, उतना पता हो। माशाल्लाह इतना हर कोई क्रेडिबल पढ़ा लिखा है जो यूट्यूब यूज़ करके ये लिख के ये वीडियो यहाँ तक देख रहा है, उसको ये भी पता होना चाहिए कि मैं कहाँ तक और कैसे अपनी बीमारी का इलाज घर बैठे करूँ। ठीक हो गया, और ये कोई बीमारी नहीं है, कोई लाहौल वाला कुव्वत कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसका इलाज मुमकिन है, आप करो, स्टार्ट करो। ठीक है, इसमें कशिंग में बस ये होता है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आपके चेहरे पे बाल आ रहे हैं ना तो आपका वेट बहुत जल्दी से गेन होता है, रैपिड वेट गेन हो जाता है, वूंड की हीलिंग बड़ी पुअर हो जाती है, ज़ख्म हुआ है ना तो काफ़ी टाइम लगा के वो हील अप होता है। ठीक है, हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ ज़रूर दोनों में कोई ना कोई चीज़ साथ होती है। कुछ कॉजेज़ जो होते हैं ना वो आपके एड्रीनल ग्लैंड के या ओवेरियन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ठीक है, फिर बाद में वही बात जो है गायनी की तरफ रिलेट हो जाती है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ, लेकिन वो कॉजेज़ भी निकल आते हैं। अक्सर ख़वातीन जो होती हैं ना वो इस तरह करती हैं कि वो मेडिकेशंस के साथ चली जाती हैं, यानी ऐसी मेडिसिन्स ले रही होती हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। बिलख़ुसूस मिनॉक्सिडिल हो गया, जैसे कुछ लोग यूज़ कर रहे होते हैं, डेनाज़ोल यूज़ कर रहे हैं, फेनेटाइन यूज़ कर रहे हैं, या साइक्लोस्पोरिन, टेस्टोस्टेरोन या इवन एनाबॉलिक स्टेरॉइड भी अगर कोई यूज़ कर रहा हो तो उसके भी लाज़मी इफ़ेक्ट में ये हिर्सुटिज़म स्टार्ट हो जाता है। हिर्सुटिज़म यानी चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल आना शुरू हो जाते हैं। ओके, यहाँ तक हमने चीज़ें अपनी शेयर कर ली, आपसे डिस्कशन हो गई। अब मैं इंतहाई इम्पोर्टेंट और अब आपकी फ़ेवरेट चीज़ की तरफ आती हूँ, जो आपका डायग्नोसिस और मैनेजमेंट, कि आप लोग क्या करो, अब किस टेस्ट की तरफ जाओ। अब पता लग गया, सुन लिया मेरे बाल ज़्यादा हैं मैडम, अब आप हमें बताएं हमें क्या करना चाहिए। देखो बच्चे, हम लोग सबसे पहले प्रिस्क्राइब आप लोगों को करते होते हैं, आप लोग कोई अपना ब्लड टेस्ट करवाओ। ब्लड टेस्ट करवाओगे उससे हमें पता चलेगा कि आपके हार्मोन लेवल्स में क्या कोई फ्लक्चुएशंस तो नहीं है। ठीक है, एंड्रोजन्स हम खुद देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड, वो हम ओवरीज और यूट्रस का रिकमेंड करते हैं कि जाके देखें कहीं उसमें इशू तो नहीं है, जैसे पीसीओएस के लिए लाजमी हम कहते हैं। और फिर हम एक्सरे भी एडवाइस करते होते हैं। ठीक है, ताकि हम ये इवेलुएट कर सकें आपकी ओवरीज और एड्रीनल ग्लैंड्स का तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, अगर कोई हमारे क्लिनिक पे आता है ना, ये तो वो चीज़ें हो गई जो हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट देते हैं। फिजिकली एग्जामिनेशन में हम लोग देखते होते हैं कि अनकॉमन हेयर ग्रोथ जो है उसकी एक्सटेंट कितनी है। ठीक है, प्लस उसके साथ हम वो वाले फिजिकल साइंस भी देखते हैं, जैसे कि हेयर ग्रोथ के साथ एक्नी तो नहीं है आप लोगों को, ऑयली स्किन तो मोस्टली नहीं हो रही, वेट गेन तो नहीं हो रहा, मतलब फिजिकल कंप्लीट एग्जामिनेशन सबसे पहले क्लिनिकली होता है। फिर उसके बाद जो मेरी बहनें देख रही हैं जो इस फील्ड से हैं डर्मा की, वो यकीनन समझेंगी एक चीज़, और जो मेरी बहनें नहीं देख रही और वो डर्मा मतलब डर्मा मैंने मेडिकल फील्ड से नहीं है बट वो ये समझती हैं, और इस टॉपिक के ज़रिए उनको बहुत फ़ायदा होगा। और जिस तरह आप लोगों ने मुझे मेरी पिछली वीडियोज़ पे प्यार दिया है और मुझे कहा है कि आप हमें घर बैठे डॉक्टर बना रही हैं, इस तरह से एलेबोरेट करती हैं टॉपिक को, बहुत शुक्रिया। आज ये टॉपिक भी इसी तरह आप लोग फील करोगे। एक हमारा स्केल होता है जिसे हम कहते हैं फेरमन गिल्वे स्केल। देखो इसमें ना हम 9 एरियाज ऑफ बॉडी को ना एग्जामिन करते हैं, जिसके अंदर अपर लिप, चीन, चेस्ट, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, थाई, अपर आर्म्स, अपर और लोअर बैक आपकी आ जाती है। ठीक है, मोस्टली उसकी बेस पे हम स्कोरिंग करते हैं कि कितनी हेयर ग्रोथ की है, माइल्ड है या फिर मोर सवियर है। ठीक है, 0 to 4 रेंज इसकी होती है, लेकिन एशियंस में मोस्टली जो होता है लेस देन 2 ही कॉमन होता है स्कोर। अब वो मैं चीज़ें आपको पढ़ाऊंगी नहीं, इट विल गेट बोरिंग फॉर यू, लेकिन बताने का मकसद ये है कि मैडम अगर हम क्लिनिक जाएँ तो उस पे क्या होगा। तो आप अगर क्लिनिक आओगे तो फिजिकल एग्जामिनेशन प्लस हम आपकी स्केलिंग करते हैं और टेस्ट एडवाइस करेंगे आपको। नहीं आना चाहोगे तो आपके वैसे ही आपको टेस्ट एडवाइस होंगे, प्लस मैनेजमेंट आपको बताई जाएगी अकॉर्डिंगली। मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? आपका वेट लॉस। एक मेरी बात बहनों बहुत याद रखना, आप 5% अपनी बॉडी का वेट लूज करोगे ना तो आपके एंड्रोजन लेवल्स जो है अपने आप लोअर होंगे और आपकी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ अपने आप कम होना शुरू
कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, अपनी शुगर को रिड्यूस करना है, रिफाइंड कार्ब्स को रिड्यूस करना है, और आप देखना कितने आप विद इन वीक्स आप इफेक्ट देखोगे कि यार अभी तो हमने कुछ लगाना या खाना शुरू ही नहीं किया एंड सी द रिजल्ट्स। ठीक है, मेडिकेशंस में मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि क्या क्या देते होते हैं, हम प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन अगेन हर किसी पेशेंट के ऊपर वेरी करता है कि किसको कौन सी देनी है या किसके लिए क्या सूटेबल है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली फिर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, हम साथ मेंशन करते हैं, उन्हें बताते हैं, और उसको भी फिर साथ कॉप अप करने के लिए मेडिसिन एडवाइस करते हैं। तो मेडिसिन बिल्कुल आप घर बैठे अपनी नहीं लोगे, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है बताना, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि कोई इस काबिल है, उससे समझ लगती है तो वो देखिए। हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ज़रूर एडवाइस करते हैं, क्योंकि ये एंड्रोजन लेवल्स को कम करती है और आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसे रेगुलेट करती है, और प्रेगनेंसी ऑब्वियसली ये नहीं होने देती। तो जो ये सोच रही हैं लेने का, तो इफ़ दे आर मैरिड तो दे शुड नो द प्रॉस एंड कॉन्स। ठीक है, अब कुछ हमारी मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जिसपे स्पायरोनोलेक्टोन्स, फाइनेस्ट्राइड एंड फ्लूटामाइड होती है। इन तीनों ग्रुप्स को हम कंसिडर करते होते हैं, और लेकिन इसमें ना जब भी हम ये देते हैं ना पेशेंट को, तो हम लाजमी कहते हैं आपने पानी ज़्यादा पीना है, कोई हम सिरप अब ऐड करते होते हैं साथ डाइजेशन का, क्योंकि इससे ड्राई स्किन, हार्ट बर्न, प्लस आपकी ना साइकिल के दौरान आपको स्पॉटिंग होती है, तो उसके परेशान नहीं होना। बाकी आप लोग फिटीग्ड और डिजीनेस फील करते हो, लेकिन हम एक क्वांटिटी में देते हैं ताकि लिवर डैमेज भी ना हो। उसके बाद हम लोग करते हैं इंसुलिन लॉरिंग मेडिकेशंस देते हैं, जिसमें मेटफॉर्मिन बहुत कॉमनली चल रही है। जब भी आप जाओगे ज़रूर कोई ना कोई ग्लूकोफेज खा रही होगी बच्ची जो है हमारी तो 500 mg वाली। ठीक है, ये क्योंकि मोटापा बहुत सारी बच्चियाँ माशाल्लाह आजकल बल्कि बल्कि सी हैं, मैं कभी भी इस चीज़ को बॉडी शेम में मत लेके जाइएगा, बट दिस इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज। ठीक है, मेटफॉर्मिन और पायोग्लिटाजोन जो होते हैं, ये ग्रुप्स जो होते हैं रिड्यूस करते हैं लेवल ऑफ इंसुलिन और एंड्रोजन्स को। तो बस ये आपको याद रखना है, ये आपने कभी भी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के तौर पे एज नहीं लेनी। ठीक है, क्योंकि इसके ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं जिसमें हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड इन यूरिन, या नोजिया, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। बच्ची का पता नहीं लगता जी कभी फेंट हो गई है, खाया और यूँ हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम लोग देख के देते होते हैं, लेकिन ये ग्रुप भी दिया जाता है। बाद में जो तीसरी मेडिसिन है वो होती है गनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगनिस्ट होते हैं। मैं सॉल्ट्स के नाम बच्चों इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरी ये वीडियो सिर्फ पाकिस्तान में तो देखी नहीं जानी, इसके अलावा भी जिस जिस मुल्क में देखी जाएगी, तो आप लोग फार्मेसी से यू कैन जस्ट कोरिलेट द सॉल्ट्स एंड गेट द मेडिसिन। ठीक हो गया, उसमें आते हैं ये आपके जो होता है सेम ये वाला ग्रुप भी जो है एंड्रोजन्स को डिक्रीज करता है और ओवरीज के अंदर उसकी प्रोडक्शन। अच्छा, अब ना एक चीज़ ये मैंने एंड पे इसको इसलिए मेंशन किया है कि ये थेरेपी जो होती है ना, इसमें इंजेक्शंस होते हैं और ये एक्सपेंसिव होती है, प्लस ये ना ओसीपीज से ज़रा लेस बेनिफिशियल है, इसलिए इसको ना थर्ड लाइन पे इसलिए रखा है। मोस्टली इसको मैं तो ज़्यादा नहीं एडवाइस करती, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फर्स्ट लाइन से ही बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है इफ्लोरनीथिन। इफ्लोरनीथिन स्किन क्रीम आती है। अच्छा, इफ्लोरनीथिन स्किन क्रीम जो होती है उसमें ये होता है कि हम लोग पेशेंट्स को कहते हैं कि आपने ये लगानी है फॉर 6 to 8 वीक्स। ठीक है, अब 6 to 8 वीक्स से मुराद ये है कि ये कोई आपके बालों को उतारना नहीं शुरू कर देती। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा होता है कि ये ना आपके हेयर ग्रोथ की जो स्पीड है ना उसको कम करती है, कि कितना फास्ट आपका हेयर ग्रो कर रहा होता है उसको इसने कम करना होता है। ठीक है, और अगर हम ये तो हो गई मेरी मेडिसिन्स, फिर मैंने आपको क्रीम बता दी, और इसकी बेस्ट एप्लीकेशन जो मैं एडवाइस करती हूँ सदके जारिया के तौर पे आप लोगों को भी बता रही हूँ। देखो बहनों, आप लोग जो भी मेथड यूज़ करते हो अपना हेयर रिमूविंग का, वैक्सिंग है या थ्रेडिंग है, ठीक है, या ट्विजिंग आउट है, मैं हमेशा कहती हूँ इफ्लोरनीथिन अगर किसी ने यूज़ करनी है ना, हमेशा कोई वैक्स करके ना या थ्रेड करके कोई भी ऐसे जो भी आपका वे आउट है रिमूवल ऑफ हेयर का, बाल निकालने के बाद आपने ये क्रीम अप्लाई करनी है। फिर आप देखना इसे कॉन्टीन्यूसली करो, इसका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है प्रोसीजर्स का। उसमें हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस एंड लेजर्स। इलेक्ट्रोलिसिस में आपके टाइनी नीडल्स होती है जो माइल्ड इलेक्ट्रोजैप यूज़ करती है टू डिस्ट्रॉय योर हेयर रूट। ठीक है, वन बाय वन। लेकिन जो ये होता है लेजर्स, ये आपको पता है कैसे वर्क करती हैं, कि ये हीट होती है फ्रॉम लेजर दैट डिस्ट्रॉय योर सेल्स। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा पिगमेंट, वो वाली सेल डिस्ट्रॉय करती है जिसमें पिगमेंट ज़्यादा हो। नॉर्मली हमारे क्लिनिक्स पे यही चल रही हैं, और 6 to 8 सेशन में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन मैं फिर एक बात कहूँगी, प्लीज़ मेरी एक बात सुनिएगा, हर किसी के लिए लेज़र्स नहीं होता। मोटा काला बाल हो तो आप लेज़र करवाओ वरना मत करवाओ। आई एम वेरी सॉरी, हमारी सोसाइटी में बिजनेस बना दिया गया है लेज़र्स को। जिनको नहीं ज़रूरत होती, जिनका बाल बड़ा फाइन है, लाइटेड है,
उनको विदाउट एडवाइजेस ये कहा जाता है, और वो लेज़र्स बेचारे करवाई जा रहे हैं, पैसे भरी जा रहे हैं और उसका कोई इफेक्ट नहीं होने आ रहा। शेविंग, ब्लीचिंग, वैक्सिंग, ट्विजिंग अगर आपके इफेक्ट हैं होम पे, तो लेजर्स, इलेक्ट्रोलिसिस वो प्रोसीजर्स हैं जो अफोर्डेबल होते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप क्रीम, जो मैंने ऑलरेडी बताई है, मेडिकेशन, पहले आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया, फिर आप ये क्रीम की तरफ आओ अगर आप वैक्सिंग थ्रेड जो भी करते हो। अगर वो नहीं तो फिर आप उसके बाद थर्ड पे आप प्रोसीजर की तरफ जाओ, अगर आपका बाल, वो भी देखने के बाद पता लगता है कि किस किस्म का है। अब मैं आपको एक मैजिकल ड्रिंक बता रही हूँ, स्पीयरमिंट टी। देखो, मैंने आपसे ना स्टार्ट में एक बात की है कि मैं आपको मेडिकली हर चीज़ के साथ साथ ज़रूर बताऊंगी, लेकिन मेरी चैनल का भी नाम है रेमेडिएशन आपने विद क्या करना मेडिकेशन, है, तो मैं कुछ एक लीव्स रेमेडी लेने भी है स्पीयरमिंट के। उसके अंदर आपको 4 to 5 मिनट्स आपने उसे बॉईल करना है, और आपको 1 लीटर ऑफ बॉटल कंप्लीट पूरे एक दिन में पीनी है, ठीक है। आपने क्या करना है, 2 to 3 मंथ्स आप इसे करो और आपने मुझे बताना है इसके मार्वलस इफेक्ट्स हैं। आई एम द वन, आई एम द एक्सपीरियंस्ड वन हु इज टॉकिंग लाइक दिस। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेशेंट्स जो हैं वो, क्योंकि आपसे अभी मैं वीडियो में तो फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ, बट आई एम प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, तो मैं काफ़ी अरसे से अपने पेशेंट से ये डिस्कस करती रहती हूँ और शेयर किया हुआ है। आई डेफिनेटली प्रिस्क्राइब दिस इन माई प्रिस्क्रिप्शन। तो मुझे बहुत ज़बरदस्त रिव्यूज़ और रिजल्ट्स मिलते हैं। सेकेंडली, मैं आपको एक बात बताऊँगी, आप लोगों ने जो रेमेडी, होम रेमेडी थी, वो ये है कि आप लोगों ने 1 टीस्पून जो है अपना लेना है बेसन का, और 1 टीस्पून आप लोगों ने लेना है चावल के आटे का, ठीक है। और इसके अंदर आप लोगों ने थोड़ा सा दूध, अगर तो ऑयली स्किन नहीं है, अगर ऑयली स्किन है तो फिर आपने यूज़ करना है रोज़ वाटर, ठीक है। सर्दियों में आप दूध कर लो, वैसे रोज़ वाटर, और 1 चम्मच जो है 1 टेबल स्पून आपने यूज़ करना है योगर्ट का, दही का। इसमें थोड़ी सी बिल्कुल पिंच ऑफ हल्दी की चुटकी यानी कि डाल लो, बहुत है। इसको आपने मिक्स करना है और अपने फेस पे लगा लेना है। फेस पे लगाने से पहले आपने 5 मिनट्स के लिए स्टीम लेनी है फेस पे, ठीक है। क्यों? उससे आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे। फिर आपने मेरा ये वाला पेस्ट अप्लाई करना है फॉर 5 to 10 मिनट्स। जैसे ये ड्राई हो जाएगा, आपने अपने हाथ से रब कर करके इसको उतारना है। यू विल सी स्पेक्टेक्युलर रिजल्ट्स, नॉट इन जस्ट योर कॉम्प्लेक्शन बट ऑल्सो यू विल सी हाउ good your hair are gonna get reduced, not by using these medications. You will say कि मैडम यार आपने तो मेडिकली तो ठीक था, बट ऐसी रेमेडी बताइए कि हम दवाइयों से भी दूर हो गए हैं। तो स्पेरमिंट टी प्लस माई दिस रेमेडी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। मेरी रिकॉर्डिंग ज़रूर बड़ी हो गई है, लेकिन आप लोगों के लिए हुई है, पूरी देखिएगा। एंड प्लीज़ subscribe the channel and share with everybody as a सदका जारिया। आई नो प्लस के सबको कितनी प्रॉब्लम है, इस चीज़ से फेस करना पड़ता है, कॉन्फिडेंस शेक होता है, बट डोंट यू वरी आउट, हर चीज़ का इलाज मुमकिन है। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय।